बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम जो डोमेन नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 है उसकी सब डोमेन जो उसका टॉपिक है सब डोमेन नंबर 5 रेशो रेट एंड प्रोपोर्शन, आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी इसके अंदर जो सब डोमेन के अंदर चंद एक एक्सरसाइजेज होंगी, उनमें से कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होंगी जो रेशो से मुतालिक होंगी। रेशो कहते हैं निस्बत को। इसका इंट्रोडक्शन और इस जैसे क्वेश्चंस आपने जो रेशो से रिलेटेड होते हैं ये आपने छठी सातवीं क्लास के अंदर सॉल्व किए हुए हैं। दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान ताल्लुक को रेशो या निस्बत कहते हैं। रिलेशन बिटवीन टू सेम थिंग्स और टू सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद है रेट। रेट कहते हैं शरह को उर्दू में, और ये फीसद होता है। ठीक है, परसेंटेज में जो चीज़ें मालूम करते हैं उसको रेट कहते हैं। और जो तीसरा हिस्सा होगा इस सब डोमेन का वो है प्रोपोर्शन से रिलेटेड। प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को, दो निस्बतों के दरमियान यानी दो रेशोज के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। और जो रेशो है ये दो चीज़ों के दरमियान होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक रेशो और दो रेशोज के दरमियान ताल्लुक प्रोपोर्शन कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें ना तो दो रेशोज आ रही हैं, एक रेशो ये वाली, एक रेशो ये वाली। सो इन चीज़ों के बारे में चंद एक एक्सरसाइजेज हैं हम सॉल्व करेंगे आज। इस सब डोमेन की पहली एक्सरसाइज 1.17 और इसके पहले दो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नौयत का। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है राइट द रेशोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये रेशोज हैं जनाब, ये दी गई हैं आपको, तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीकाकार होगा, आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लेना है बराबर के लेफ्ट साइड पे। इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन लिख लेंगे और इक्वलिटी के राइट साइड पे एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे और फिर इसको एक सेम नंबर पे आप कैंसिल करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ जो रेशो होती है इसका मतलब क्या होता है। इसके दो मतलब होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन, निस्बत। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? बटे को। ऐसी चीज जिसमें एक ऊपर रकम होती है एक नीचे रकम होती है। ऊपर वाले को नीनोमिनेटर और नीचे वाले को डीनोमिनेटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा 75 एंड 100, आप इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको लिख सकते थे फर्स्ट रकम ऊपर और दूसरी नीचे। 75/100 भी लिख सकते थे। तो जो रेशो होती है इसका पहला मतलब होता है फ्रैक्शन यानी बटे वाली रकम। आप इसको बटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि इसका दूसरा जो मतलब होता है वो होता है कि आप इसकी जगह पे तकसीम का निशान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बटा होता है, फ्रैक्शन होती है, वो असल में तकसीम ही तो होती है। तो ये आप इसकी जगह पे तकसीम का निशान भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यही किया करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कोई बटे वाली रकम आ रही होगी, जैसा कि ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर हम तकसीम वाला निशान यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे। और जिनमें तकसीम का निशान मतलब बटे वाली रकमें नहीं है उनको हम जस्ट सिंपल बटा बना के या विदाउट एनी फ्रैक्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है तो ये एक्चुअल में क्या है 75/100। आप इसको 5 पे या 25 पे कैंसिल कर सकते हैं। 25 1 25, 25 2 टाइम 50 और 25 3 टाइम 75। इस तरह जो 25 होता है 25 4 100 होता है। तो ये 4 टाइम ऑफ 25 इज 100। सो पार्ट नंबर जो 1 था इसका सोल्यूशन आ चुका है कि जो 75/100 है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3/4। बस ये पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन इतना आसान है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 12:120। कोई बात नहीं, 12:2। आप देखिए रेशो को is to भी कहा गया। 120 लेफ्ट साइड पे तो आपने वैसे ही लिखना है, राइट साइड पे भी एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेना है। फिर इसके ऊपर ही आप ऐसे पेंसिल लगा के 12 1s 12 एंड 12 10 टाइम इज 120। सो 12/120 इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कितनी आ गई है? वो आ गई 1/10। इसको आप 1/10 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो थर्ड पार्ट में आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे अब न्यूमेरिकल वैल्यू यानी गिनती वाली नहीं है बल्कि उसके साथ में ये चीज़ भी लिखी गई है।
यूनिट साथ दे दिया गया। यूनिट क्या है, लिखा हुआ है 2 kg इज टू 800 ग्राम। GM का मतलब ग्राम, तो मैं सिर्फ G लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब दोनों का यूनिट एक जैसा होना चाहिए। वैसे तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया गया तो दोनों को एक ही मिकदार, एक ही यूनिट होना चाहिए। ये किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। नो डाउट कि दोनों मैथ के यूनिट है, लेकिन किलोग्राम बड़ा है। किलो का मतलब जहां भी आ जाए किलो। के का मतलब होता है 1000। के का मतलब क्या होता है 1000, 1000। आपने देखा होगा 1K लाइक्स होते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 2K लाइक्स होते हैं, 3K। तो के का मतलब होता है 1000। यहाँ पे लिखा हुआ है 2K, तो ये बन गया 2000। साथ में जी है तो बन गया 2000 ग्राम। इसी तरीके से अगर लिखा होता 5 किलोमीटर KM, तो इसका क्या मतलब होता 5000 मीटर। समझ लग रही है। जहां भी किलो का वर्ड आएगा उसका मतलब होगा 1000। तो ये 2K है तो मतलब 2000 ग्राम। रेशो किसके साथ लेनी है 800, और ये भी क्या है, ये भी ग्राम है। अब देख लें, इनको कैंसिल करना है। जी के साथ जी कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो के साथ एक, फिर दूसरी जीरो के साथ दूसरी, बाकी रह गया 8 एंड 20। ये 4 पे कैंसिल हो रहा है, 4 2 8, और ये 4 5 20। सो इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म 5:2। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 kg रेशो 800 ग्राम। बस यही हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व करना है, और ये हो गया। इधर देख लें, ये लिखा हुआ है 5:2/3। अब देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रेशो की दो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, इनको दो तरह से हम लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट अपनी कैंसिल कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसमें बटे आ गए हैं, फ्रैक्शंस आ गई हैं। तो आप क्या करें, ये 5 का बटा नहीं है, इसका बटा भी 1 कंसीडर कर लें। और अगर आपने ऐसा कर लिया है, फिर उसके बाद ऐसा करें, फर्स्ट रकम उसके बाद जो रेशो है इसको तकसीम के निशान में बदल लें, जैसा कि मैंने इधर बताया कि रेशो का मतलब असल में तकसीम ही होता है। तो इसको आप 2/3 लिख लें। फिर आपने अलजबरा और जो बाकी पढ़ी हैं सिंप्लीफिकेशंस मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि अगर बटे वाली रकमें हों, उनके दरमियान में डिवीजन आ जाए तो आप उसको ज़रब में बदल दें, मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद वाली जो रकम होती है उसको उल्ट कर दें, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें। अब देख लें, ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे। अगर कट जाए तो काट दें, नहीं तो ऊपर वाली ऊपर ज़रब, नीचे वाली नीचे। तो ये बन गए 5 3 टाइम 15 होता है, और नीचे 2 1s 2। और जब आप मज़ीद इस चीज़ को लिखना चाहें रेशो में, तो आप लिख दें, ये जो बटा होता है ये असल में रेशो ही होता है, फ्रैक्शन। तो ये आ गया 5:15:2। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5:2/3। ठीक हो गया। अब इस स्लाइड के ऊपर जगह हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 है, मैं इधर सॉल्व करवा देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 5 देख लीजिए, ये भी एग्जैक्टली फ्रैक्शन वाला आ गया, बटे वाला। तो ये पार्ट नंबर 4 की कॉपी ही है। आप क्या करेंगे, जो ये वाला रेशो साइन था इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर देंगे। ये आ गया, पहली जो रकम है 1/4 एज इट इज़, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दें ज़रब के अंदर, और जो रकम नेक्स्ट है उसको उल्ट कर दें। फिर इसको कैंसिल कर लें, अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो रही है तो ये 2 पे हो रही थी, ऊपर क्या बच गया 3, नीचे बच गया 2 1s 2। अब इसको लिख लें आप 3:2। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/4:1/6 इज 3:2। लें जी, ये था आपका 3:2 पार्ट नंबर 5। उसके बाद लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6। इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं, लेकिन याद रखिए जब दो रकमों से ज़्यादा रकमों के दरमियान रेशो आ रही होगी, ये आ रही हैं रकमें, ठीक है, 1 2 3, 3 टर्म्स के दरमियान रेशो हो, तो फिर आप उनको इन दोनों तरीकों में से किसी तरह भी सॉल्व नहीं कर सकते। जब 2 से ज़्यादा रकमें आए तो आपने क्या यूज़ करना है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ज़ो अज़ाफ़े अकल। जिन बच्चों ने ज़ाफ़े अकल के नाम से पढ़ा है वो
ये समझ लें। और जिन्होंने एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा है वो ये। अब आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट साइड पे तो एज इट इज़ सवाल को लिखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ऐसे, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपने एग्जैक्टली वही लिख लेना है। जबकि अब इसके राइट साइड पे भी आप पहले तो एलसीएम ले लें किसका, ये जो फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर है ना, ये वाली तीनों रकमें इनका। सबसे पहले 99 है, फिर 66 है, फिर 33 है। अब मुझे चूंकि पता है इसका, आप इसको 3 पे भी तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। मैं 11 पे भी आप इसको कर सकते हैं तकसीम, मैं डायरेक्टली इसको 33 पे तकसीम करता हूँ। 33 3 टाइम होता है 99, और 2 टाइम होता है 66, और 1 टाइम होता है 33। अब इसके बाद आप 3 को वैसे ही लिखें, ये 2 1 2 और ये, फिर उसके बाद ये आगे 3 1 3। कितना आ गया इसका एलसीएम, 3 ज़रब 2 6, और 6 ज़रब 3 3, मतलब 3 3 33 ज़रब 6, 6 3 18, एक असल 6 3 18 और एक 19, 198। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप पहली फ्रैक्शन लिखेंगे, ज़रब एलसीएम, फिर आप क्या लिखेंगे, रेशो, दूसरी फ्रैक्शन ज़रब एलसीएम, फिर आप लिखेंगे थर्ड मल्टीप्लाई एलसीएम विच इज़ 198 इन दिस केस। सो बराबर के नीचे बराबर। अब इस चीज़ को कैंसिल कर दें आप, 99 1 टाइम और 2 टाइम अगर 99 का लेना तो वो 198 बनता है। 66 1 और 66 को 3 टाइम लें तो ये 193 बनता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सॉरी, ये ऊपर 2 था, ये 1 और 698, हाँ जी, 33 को 6 से मल्टीप्लाई किया था ना, 198 बना था। अब ऊपर जो बच गए हैं उनको सबको ज़रब दे दें, 2 और 1 ये 2 1 2, उसके बाद 3 और 1 ये 3 1 3, और फिर इधर वाला 6 और 2 12। तो जनाब जो सिंपलेस्ट रेशो बनी है 1/99, 1/66 एंड 1/33, ये वाली जो रेशो बनी है दैट इज 2:3:12 इज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने रेशोज को उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना सीखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब देखें यहाँ पे दरमियान में आ गया प्रोपोर्शन, ये वाला प्रोपोर्शन, ये वाला साइन। एक्चुअल में ये जो प्रोपोर्शन का साइन होता है इसको आप इक्वलिटी का साइन भी कह सकते हैं, बराबरी का साइन, ठीक है। इस केस में उसने बराबर का वर्ड यूज कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक फार्मूला याद कर लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको कहते हैं तरफैन का असल ज़रब बराबर वस्तैन का असल ज़रब। वस्तैन मतलब दरमियान वाली रकमें, उसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। और जो एक्सट्रीम है उसको तरफैन कहते हैं, साइड वाली रकमें। ये उस वक्त यूज होता है जब प्रोपोर्शन होता है। मिसाल के तौर पे मैं लिखूं A/B, आगे फिर मैं लिख दूं प्रोपोर्शन C/D। तो ये जो आखिरी वाली है किनारे वाली, ये आपस में अगर ज़रब हो जाएं तो जो इनका जवाब होगा वो बराबर होगा B और C के हासिल ज़रब के। तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम, किनारे वालों का हासिल ज़रब बराबर है दरमियान वाले का हासिल ज़रब। तो जब भी प्रोपोर्शन आएगी उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हुआ करेगा। तो ये देख लें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन खास तौर पे ये आ गया जनाब 12p/6। तो जनाब इसको एज इट इज़ लिख दें 12/p। अच्छा, इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, दोनों तरीके जो मैंने आपको पीछे बताए हैं ना, कि आप इसको बटा बना के भी लिख सकते हैं। ये जो
रेशो है, आप इसको बटा बना के भी लिख सकते हैं, और जो दरमियान में ये प्रोपोर्शन है इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं। सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इस पे लगाएं जी फार्मूला, वी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, किनारों की हासिल ज़रब बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, ये वाली। अब जो एक्सट्रीम वाले उन दोनों को आपस में ज़रब दे दें ऐसे। अब बाकी क्वेश्चंस के अंदर मैं ये नहीं लिखूंगा, ये तो पहली दफ़ा ही होता है। ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं 12 ज़रब 6, और ये बराबर है 3 ज़रब पी के। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जो अननोन वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको इस साइड पे रखें, और ये जो 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये जब बराबर के दूसरी साइड पे जाएगा तो डेफिनेटली ये तकसीम करेगा। इधर अगर ज़रब कर रहा है तो इधर तकसीम करेगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, तो पी का जो बाकी जो आप बचा वो कितना, 12 2 24, यानी 24। पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, 24। तो ये पी की वैल्यू मालूम होगी। बड़ा ही आसान है मेरे ख्याल में। उसके बाद देख लीजिए पार्ट नंबर जो 2 है इसका, उसको कैसे सॉल्व करना है। उसमें लिखा हुआ है कि 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18, एग्जैक्टली वैसे ही होगा, दरमियान में प्रोपोर्शन आ रहा है तो ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम से और मीन मीन से ज़रब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्मेलिटी के तौर पे वी नो। अब मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा, अलबत्ता आपको बता देता हूँ कि यही लाइन आपने दोबारा इस जगह पे लिख देनी है। वी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 ज़रब 18 और बराबर x क्रॉस x, x ज़रब x। अब x 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो आप इसके ऊपर पावर लिख सकते हैं, और ये 18 8 से ज़रब हो रहा है, 8 8 64, 4 लगे 6 असल, और फिर 8 1 8 और 6 14 14। जनाब ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। एक पूरी सब डोमेन हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ी हुई है। अब देख लें इधर 144, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इधर वाले का जवाब आ गया 12। आप इसका किसी भी तरीके से, चाहे तो तकसीम के ज़रिए चाहे आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं, और वो कौन सा आ गया, वो आ गया जनाब 12। अब जो स्क्वायर रूट होता है उसका एक जो प्लस के साथ होता है, एक माइनस के साथ होता है। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, उसको देख लीजिए। पार्ट नंबर 3 को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम, जगह मौजूद है। लेफ्ट साइड पे आप क्वेश्चन लिखेंगे 5 8 प्रोपोर्शन 15 प्रोपोर्शन रेशो m एक्सट्रीम प्रोडक्ट एक्सट्रीम के साथ और मीन का मीन के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर वी नो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, 5 जब m से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 5 क्रॉस m, और दूसरा क्या बन जाएगा 8 क्रॉस 15, यानी 8 ज़रब 15। ये वाली जो m के साथ 5 है ये ज़रब हो रही है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगी ऐसे, मतलब बटे में आ जाएगी। 5 1 5 5 3 15, और फिर बाकी रह गया 8 ज़रब 3, दिस इज 24। सो m की वैल्यू कितनी निकली, 24। यही हम काम कर रहे थे। वो कह रहा था जो अननोन है, जो नामालूम है, बेशक वो p लिखा हुआ है, बेशक वो x है, बेशक वो m है, बेशक y है, बेशक x है, m है, जो भी है जो नामालूम है उसको मालूम करके बताएं। तो भाई हमने मालूम करके बता दी है। इसका जो पार्ट नंबर 4 है ये भी इसी स्लाइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है कि 7 रेशो m दिस इज इक्वल टू m रेशो 28। बिल्कुल वैसे एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ प्रोडक्ट और मीन मीन के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो ये क्या बन गया 7 इंटू 28, और दूसरा क्या बन गया m इंटू m। अब चाहे तो आप इन दो को इधर लिख लें, इन दो को इधर लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये m स्क्वायर बन गया और ये बन गया ज़रब 7 8 56, 5 हासिल, 7 2 14 और 5 196।
अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें साथ ही, ऐसे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 196। अब 196 जो होता है ये होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है। 196 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया जनाब, वो आ गया 14। सो इसके साथ प्लस भी लगा दें, माइनस भी लगा दें। क्वेश्चन ये भी जो था फोर्थ पार्ट ये भी सॉल्व हो गया। अब बाकी जो 5 पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं। इधर फिफ्थ पार्ट देख लें, बड़ा ही आसान है। x/2 प्रोपोर्शन 150। तो इसका जो फार्मूला है आप अप्लाई करें, वी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो ये बन जाएगा x ज़रब 100 और 2 ज़रब 150। लें जी, ठीक हो गया। अब x के साथ जो रकम 100 इधर ज़रब कर रही है, इधर आके वही 100 डिवाइड करेगी ऐसे। ये इससे कैंसिल, बाकी रह गया 10। अब 10 को कैंसिल कैसे करेंगे, 2 1 2 और 2 5 10, फिर 5 1 5 और 5 3 15। तो x की क्या वैल्यू आ गई है, ऊपर कितना रह गया 3 और इधर 1 3 1 3। सो x का जो आंसर है वो 3 आ गया। पार्ट नंबर 6, 5 के बाद पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में देख लिए 8 रेशो 12 रेशो 6, सॉरी रेशो नहीं है प्रोपोर्शन है, 6 रेशो y। सो इसके ऊपर भी आप लिखेंगे वी नो, व्हाट वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई, इन दो को आपस में, ये बन जाएगा 8 क्रॉस y और फिर बन जाएगा 12 क्रॉस 6। y के साथ जो 8 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा ऐसे। अब इसको कैंसिल कर लें आप, 2 पे कट रहा है, 2 4 3 12, सॉरी 4 पे कैंसिल हो रहा है, 4 2 8, फिर 2 1 2 2 3 6, ऊपर आ गया 3 इंटू 3 दैट इज 9। सो y का जवाब कितना आ गया 9। अब आ जाए जनाब पार्ट नंबर नेक्स्ट 7th पे। पार्ट नंबर 7 देख लीजिए, ये है जनाब 2/5 इज इक्वल टू p/20। अब दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हम पहले पढ़ रहे हैं, या तो इसको कन्वर्ट कर लें वैसे, यानी 2/5 लिख लें, इसको लिख लें p/20। तो फिर एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से और मीन को मीन से ज़रब दे दें। एक तो ये तरीका है जो पुराना हम पढ़ते आए हैं, उससे भी हो जाएगा। एक ये है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये 5 इधर तकसीम कर रहा है, ये उधर जाके ज़रब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5 क्रॉस p, और ये जो 20 इधर तकसीम कर रहा है ये दूसरी साइड पे जाके 2 के साथ क्या हो जाएगा, ये ज़रब हो जाएगा। p के साथ 5 क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, वैसे इसको उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, चलें खैर। p के साथ 5 क्रॉस कर रहा है, इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे ये बटे के नीचे चला जाएगा ऐसे ऐसे p। तो ये इसको कैंसिल कर दे, 5 1 5 और 5 4 20 और बाकी रह गया 4 ज़रब 2 8, और p की कीमत कितनी आ गई है 8। सिंपल इज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू मालूम हो चुकी है। ओके, पार्ट नंबर लास्ट विच इज 8th पार्ट। 8th पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए बिल्कुल यही तरीकाकार जो अभी 7th में अपनाया था कि 10/3 है इक्वल टू 5/p है। ठीक, दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करके ये फार्मूला लगा दें इसके ऊपर एक्सट्रीम और मीन वाला, और या फिर ऐसा करें कि इस बटे को ही वैसे ही सॉल्व कर लें। वैसे कैसे सॉल्व हो रहा है देख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये p इधर आके ज़रब होगा 10 के साथ, तो ये बन जाएगा 10 क्रॉस p, और ये 3 उधर जाके ज़रब होगा
तो ये बन जाएगा 5 × 3। पी की कीमत आपको चाहिए, पी के साथ ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड करेगा। सो ये बन गया ऐसे। अब ये बन गया 5 1 5 और 5 2 10, 3/2। पी की जो कीमत है 3/2 बन गई है। अब चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में रख लें, ये जो होती कॉमन फ्रैक्शन यानी आम बटा, और चाहे तो आप इसको कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, इशारिये के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाली रकम को तकसीम के अंदर रखें और नीचे वाली को बाहर रखें। 2 1 2, बाकी कितना बचा 1.0 और फिर 2 5 10। तो चाहे तो आप इसकी जगह पे 1.5 लिख लें और चाहे तो इसको 3/2 लिख लें। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, चल जाएगा, और ये भी चल जाएगा। दोनों ही बेस्ट आंसर है और मेरी नज़र में ये फ्रैक्शन वाला बेस्ट है। ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 2 1.17 एक्सरसाइज का, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। आपकी बुक में ये वाला आंसर लिखा हुआ है 3/2। सो इतना ही काफ़ी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखा कि कैसे रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कैसे जो होती है प्रोपोर्शन, उसके अंदर से अननोन जो फैक्टर होता है उसको निकालना होता है। एक बेसिक सा फार्मूला है, आपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी। उर्दू मीडियम वालों ने इस तरह पढ़ी और इंग्लिश वालों ने ये पढ़ी। तो अगर ये आपको याद है तो फिर तो ये बहुत आसान काम था आपके लिए। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। फिर भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो दरवाजे खुले हैं, व्हाट्सएप का नंबर खुला है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट्स कीजिए, मैक्सिमम जितना मर्जी आप पूछिए मुझसे, नो प्रॉब्लम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।